हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कुछ कंटेंट एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप अपने एग्जामिनेशंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। जो भी एग्जामिनेशन के ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं उसके प्रति आप सही तरीके से गाइडेड तरीके से अपने एफर्ट्स को लगा सकें, कंफर्टेबली उन एग्जामिनेशंस को क्रैक करें और अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें। उन पदों पर पहुंचकर समाज में आपको तरक्की मिले, समाज में आपको प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले और उन पोस्ट पर रहते हुए आप देश की तरक्की और उन्नति में अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पर हम भी अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स के बारे में। हमारा जो संविधान है उसकी जो आपकी ऐसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसको बड़ा यूनिक बनाती हैं, इसको अपने आप में अनूठा बनाती हैं, अपने आप में ऐसा बनाती हैं कि इसका जो जिक्र है भारत दुनिया का जो कि जितने भी आपके माने हुए संविधान है उसमें किया जाता है। तो इन सारे सेलिएंट फीचर्स के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले सेशन में बातचीत करना शुरू करी थी। उसी डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 5 जो मेजर सेलिएंट फीचर्स थे वो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिए हैं। आज उसी के आगे जो हमारा 6 सेलिएंट फीचर है वहाँ से हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत को करेंगे, या फिर हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था 5 आपके सेलिएंट फीचर्स को पढ़कर, वहीं से जो है 6 वाले से अब हमको शुरू करना है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। सब्जेक्ट हमारा क्या रहने वाला है? जनरल स्टडीज और उसमें इंडियन पॉलिटी एंड या फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंटिन्यूएशन में इसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम लोग 6वां जो आपका सेलिएंट फीचर है वहां से अपनी बातचीत की डिस्कशन को शुरू करते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें देख, तो हम लोगों ने 5 सेलिएंट फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं। तो जो हमारा डिस्कशन है उस डिस्कशन में जो 6वां सेलिएंट फीचर आएगा, या फिर यूं बोलूं कि जो हमारा पार्ट 2 यानी कि ये जो लेक्चर है इसका जो पहला सेलिएंट फीचर आएगा उसका नाम है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। अब यहाँ पर ये जो पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी शब्द आया है और उसके बाद में ये जो जुडिशियल सुपरमेसी शब्द आया है, पहले हम इनका मतलब समझेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग इस लाइन का मतलब समझेंगे कि ये जो सेलिएंट फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी का सेंस क्या बनता है। तो पहले एक एक करके इनका मतलब देखते हैं, इन टर्म्स का सेंस क्या बनता है। पहला है आपका पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी। पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी का मतलब यह होता है कि किसी देश में उसकी जो संसद है वो सर्वोच्च है। उन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया, या उन्होंने जो कानून बना दिया सो बना दिया, उन्होंने जो फैसला ले लिया तो ले लिया। अब उसके ऊपर कोई और जो है आपका अगर मगर किंतु परंतु नहीं हो सकती, उस फैसले को किसी के पास पलटने की ताकत नहीं है। इस तरीके की अगर आपके देश में व्यवस्था चल रही है तो फिर हम लोग ये बोलते हैं कि आपके यहाँ पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी है, यानी कि आपके देश में जो उच्चतम फैसले लेने की जो पावर्स हैं वो किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में। तो याद रखिएगा, जब भी पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी का जिक्र आए इसका मतलब है, या फिर अगर कहीं पे ये बोला जाए कि भाई वहां पर या उस फलाने देश में पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी है, इसका मतलब होता है कि उस देश की संसद जो है वो सर्वोच्च है, उस देश की संसद जो है सुप्रीम है और उनका जो भी निर्णय है, उनका जो भी फैसला है वो अंतिम होता है किसी भी विषय के ऊपर उस पर्टिकुलर देश के रिस्पेक्ट में। ये मतलब होता है पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी का। जुडिशियल सुपरमेसी का मतलब होता है कि यहाँ कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट आपका सुप्रीम होता है। मतलब यह कि अगर आपके देश में अंतिम निर्णय किसी का माना जाएगा तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है अंतिम होगा। तो इस तरीके की जो व्यवस्था जहां पर होती है उसको बोला जाता है जुडिशियल सुपरमेसी। मतलब ये कि आपने कोई फैसला लिया, संसद ने कोई कानून वानून बनाया, किसी को अच्छा नहीं लगा, अल्टीमेटली आप जो है सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने लेट से या तो कानून पूरा का पूरा खारिज कर दिया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कानून में कुछ ना कुछ बदलाव ला दिए। तो अब ये बात जो है मानना पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कानून पूरा खत्म, लागू ही नहीं करने देंगे, तो पार्लियामेंट ने भले ही कानून बनाने में कितनी मेहनत करी हो, डजंट मैटर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अल्टीमेट होगा या आपका लास्ट होगा, उसको मानना पड़ेगा। वजह ये क्योंकि आपके यहाँ जुडिशियल सुपरमेसी है, सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च है। या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कानून तो अच्छा बनाया मगर ये 4 बातें जो है इसको बदलो, तो बदलना पड़ेगा। या फिर वो खुद बोल देते हैं कि ये 4 बातें हम बदल रहे हैं, तो वो 4 बदली हुई बातों के साथ में कानून लागू होगा और कोई उसका कुछ कर नहीं पाएगा। वजह यह है कि यहां पर जुडिशियल सुपरमेसी है। अब ये जो पार्लियामेंट्री, तो याद रखिएगा जब भी जुडिशियल सुपरमेसी की बात आती है उसका मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था, या फिर अगर हम लोगों ने ये बोला कि किसी देश में जुडिशियल सुपरमेसी है, इसका मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, फाइनल होता है और आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। ठीक,
तो पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी का मतलब है जब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पार्लियामेंट या फिर संसद का फैसला जो है अंतिम है या उनका शब्द आखिरी है, उनकी बात जो है पत्थर की लकीर है। और जुडिशल सुपरमेसी का मतलब क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो निर्णय है वो अंतिम है, उनकी जो बात है वो पत्थर की लकीर है। ठीक, अब ये जो पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी का सिस्टम है ये चलता है ब्रिटेन में या फिर ये चलता है इंग्लैंड में। ठीक, इंग्लैंड में जो आपका फैसला पार्लियामेंट ने ले लिया सो ले लिया, फिर आप उसका कुछ कर नहीं सकते, वो अंतिम होता है। और ये जो जुडिशियल सुपरमेसी का कांसेप्ट चलता है ये चलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो फेडरल कोर्ट है या जो सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिकन फेडरल सुप्रीम कोर्ट, उसका फैसला या उसका निर्णय जो है अंतिम होता है। तो ये जो जुडिशियल सुपरमेसी का कांसेप्ट है ये कहां से आया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और ये जो पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी का कांसेप्ट है ये कहां से आया है? इंग्लैंड कह लो, यूके कह लो, यहां से आया है। ठीक है जी। अब भारत देश में जब संविधान लिखने की बारी आई और जब फाइनली ये क्वेश्चन उठा कि भारत में आखिर अंतिम फैसला किसका होगा, दूसरे शब्दों में इसको घुमा के इस तरह से बोलता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल, ऑल माइटी, ऑल पावरफुल कौन होगा जिसके ऊपर फिर आप नहीं जा सकते, जिसके फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी संस्था होगी? तो अब यहां पर फिर सवाल वही उठा कि इन लोगों ने दोनों, ये जो दो आपके पास में व्यवस्थाएं थी, इनमें से कोई एक चुनने की स्थिति आ गई। या तो पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी अपना लो, पार्लियामेंट को आप सुप्रीम बना दो कि उसके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता जैसे यूनाइटेड किंगडम में होता है, या जुडिशियल सुपरमेसी अपना लो जैसे कि आपका अमेरिका में होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है। परेशानी यह है कि दोनों समस्या, ये जो दोनों आपके सिस्टम्स हैं इनके अपने फायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। अब ब्रिटेन में एक तरीके से जो है आपकी पार्लियामेंट की दादागिरी चलती है या फिर पार्लियामेंट जो है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, तो कई सारी ऐसी चीजें भी कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जुडिशियल सुपरमेसी का कांसेप्ट चलता है तो कई बार सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में ऐसे फैसले दे देता है जो बड़े अटपटे होते हैं या फिर जो पेचीदा होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते मगर लागू करना पड़ते हैं, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि अभी एक रिसेंट में जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन के ऊपर एक फैसला दे दिया था कि अबॉर्शन वगैरह जो है कई जगहों पे इलीगल वगैरह कर दिया था। तो इसको लेके फिर बहुत आपकी सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय उसकी काफी ज्यादा जो है निंदा हुई, उनके प्रेसिडेंट तक ने जो है निंदा करी, मगर आप दे दिया फैसला, तो दे दिया, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये बात समझ में आ गई कि यार ये जो व्यवस्था है, चाहे पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी उठा लो चाहे जुडिशियल सुपरमेसी उठा लो, दोनों की अपनी दिक्कतें हैं और दोनों के अपने कुछ फायदे हैं। अगर किसी को हम लोगों ने एक पर्टिकुलर को लिया तो उसके फायदे तो आएंगे, मगर साथ ही साथ फिर उसकी दिक्कतें भी जो है हमको अपनाना पड़ेंगी, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसका ले लो। पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी इंग्लैंड में लागू है तो उसका भी इतिहास है और इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ठीक नहीं लगती हमें, भारत में अगर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से जुडिशियल सुपरमेसी का भी एक अच्छा खासा इतिहास है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसे ऐसे कांड हो रखे हैं जुडिशियल सुपरमेसी के नाम पर, जो हिंदुस्तान में होगा तो भारी पड़ जाएगा हम लोगों को। ये जो आपका कह सकते हैं उलझन या फिर ऊहापोह की जो स्थिति थी वो आई आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने या फिर संविधान लिखने वालों के सामने। तो हमारे देश वालों ने फिर ये बोला कि ना तो हम लोग पूरी तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ सोवर्जिनिटी ऑफ द पार्लियामेंट उठाएंगे जैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ में है, ना हम लोग प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी उठाएंगे जैसा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग ये करेंगे कि हम लेकर चलेंगे सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। मतलब ये कि हम लोग इनकी भी जो अच्छी बातें हैं वो उठा लेते हैं, इनकी भी जो अच्छी बातें हैं वो उठा लेते हैं और दोनों को मिक्सर बना देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं और साथ में लेकर उसको अपने संविधान में डाल लेते हैं। दोनों की अच्छी अच्छी चीजों का सिंथेसिस वगैरह लेकर हम लोग जो है अपने सिस्टम में फॉलो करते हैं। तो इसी के चलते हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, हमारा जो संविधान लिखने वाले थे, उन्होंने ये बोला कि भाई जुडिशियल आपका प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी भी हमारे यहां रहेगी और आपका अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी भी हमारे यहां रहेगी, मगर पूरी तरह से नहीं, कुछ कुछ मात्रा में, निश्चित मात्रा में। दोनों का जो है हम लोगों ने एक आपका निश्चित मिक्सचर बनाकर जो है, एक निश्चित सिंथेसिस बनाकर जो अपने देश में लागू किया है। और ये कैसे लागू किया गया है वो अब हम लोग देखते हैं। वो इस तरह से लागू किया गया है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के किसी भी फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है और उसकी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के तहत। यानी कि पार्लियामेंट या संसद ने कोई कानून पास हुआ, पार्लियामेंट ने, संसद ने कोई कानून बनाया, किसी का दिल जल गया और उसने बोला कि मुझे कानून अच्छा नहीं लग रहा, उसने उठाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा उस कानून को देखा, एनालाइज किया, मुकदमा चला और अगर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ ये कानून के साथ में दिक्कत है, हम इसको असंवैधानिक या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारत की संसद के बनाए किसी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो फिर वो कानून लागू नहीं हो सकता, वो कानून आपका नल एंड वॉइड है। वो जो आपका बड़ा अच्छा आजकल फेमस स्टेटमेंट चलता है, खत्म बाय बाय टाटा, लगभग वही वाली स्थिति है आपका। फिर वो कानून खत्म भी है, बाय बाय भी है और टाटा भी है। अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारत की पार्लियामेंट के बनाए किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो फिर वो खत्म, टाटा, बाय बाय है, वो नल एंड वॉइड है, उसके बाद में वो लागू नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? ये आपका कंसेप्ट हो गया या फिर ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी, जो आपको अमेरिकन सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए मिलती है। जुडिशियल सुपरमेसी आपको देखने को मिल रही है, मगर साथ ही ये जो चीज है ये आपने उठा ली अमेरिका से, मगर साथ ही साथ आपने ये बोला कि पार्लियामेंट के पास में जो है ये पावर है कि वो संविधान में जैसा चाहे वैसा बदलाव कर सकते हैं, या फिर वो पार्लियामेंट का जो मेजर पोर्शन पार्लियामेंट जो है उसके पास में ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर पोर्शन जो है उसमें बदलाव कर सकते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंट पावर की मदद से, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को जो है पलटने की या उसको नल एंड वॉइड करने की पावर भी जो है पार्लियामेंट के पास में होगी। ये जो है व्यवस्था वगैरह दी गई। अब इससे फायदा यह हुआ कि अगर पार्लियामेंट ने कोई गलत कानून बनाया, पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया जो सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। किसकी मदद से? आपका जो जुडिशियल सुपरमेसी की पावर या जुडिशियल सुपरमेसी का जो प्रिंसिपल है उसकी मदद से, क्योंकि आपके पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है हम लोग तब डिटेल में देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, बट फिलहाल इतना याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में एक पावर है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए किसी भी कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अटपटा फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दे दिया जो सही नहीं है या फिर जो गलत जा रहा है या फिर जो नहीं लागू होना चाहिए, तो फिर पार्लियामेंट के पास में यह पावर है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। साथ ही साथ उसके पास में यह भी पावर है कि संविधान का जो मेजर पोर्शन है पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट उसमें बदलाव ला सकती है। तो एक तरीके से इन्होंने आपका जो जुडिशियल सुपरमेसी है उसको और आपका जो पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी है दोनों को जो है आपने मिक्सअप करके एक बैलेंस बना दिया उनके बीच में। आपने उन दोनों को जो है अब एक बैलेंस बना दिया, एक ऐसी स्थिति में आप लेकर आ गए हैं कि दोनों में से कोई भी जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो सर्वोच्च है, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे को आपका काउंटर बैलेंस करने की पावर है। अगर एक आपका प्लस है तो दूसरा जो है माइनस है, और प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, या फिर यूं बोलूंगी बैलेंस कर देते हैं। लगभग उसी तरीके की कुछ व्यवस्था जो है यहां पर बनी हुई है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई अनशन काम किया तो उसको जो है नल एंड वॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ ऐसा फैसला दिया जो ठीक नहीं आ रहा उसको नल एंड वॉइड करने के लिए पार्लियामेंट बैठी है। तो भारत में कोई भी सुप्रीम नहीं है, ना भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ना भारत में पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। ये जो है आपका ये आपका जो चीज है या फिर ये जो फीचर है उसी के लिए जो शब्द है यहाँ पे या फिर उसी के लिए जो लाइन या टर्म इस्तेमाल किया गया है सेलिएंट फीचर में कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेलिएंट फीचर है इसका नाम है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इसको देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है। ये जो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपना सेलिएंट फीचर है, इसका मतलब क्या है? भारत का जो संविधान है इसने एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बनाया है, या फिर एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम बनाया है जो इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। अब एक एक शब्द का मतलब देखते हैं, इंटीग्रेटेड और एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब पहले समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि भारत में जो आपकी न्याय व्यवस्था है या भारत में जो कोर्ट है उनमें आप उनके न्यायालय की जो आपका पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है कोर्ट वगैरह का, उसके तहत ही जो है आपको मुकदमे के फैसले दिए जाते हैं। जजेस वगैरह जो हैं ना कभी किसी के दबाव में आते हैं, ना कभी सरकार की सुनकर फैसले देते हैं, ना अच्छा बुरा अपना पराया देखकर फैसले देते हैं। वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए फैसले देते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। ये जो है इंडिपेंडेंस का मतलब है कि भारत में जो जजेस हैं या भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो सबसे इंडिपेंडेंट है। ना वो सरकार की सुनती है, ना वो आपका संसद की सुनती है, ना किसी और की सुनती है। जो न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ बनी हुई है, जो कानून है, जो रूल ऑफ लॉ है, जो भी केस वगैरह के अपने नियम कायदे हैं उनके अनुसार जो है वो फैसला देगी, और उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सरकार के खिलाफ जा रही है, वो संसद के खिलाफ जा रही है, वो किसी के फेवर में दे रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, डजंट मैटर। मगर वो किसी के दबाव में आके, पक्ष में आके, फेवर या इल विल में जो है फैसले वगैरह नहीं देती। तो ये जो है इंडिपेंडेंट का मतलब है कि भारत की जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से आजाद है। भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, वो कभी किसी के दबाव में आके काम नहीं करता, कभी किसी से ऑर्डर लेके काम नहीं करता, इन्फ्लुएंस होकर काम नहीं करता। वो कानून की जो प्रक्रिया या जो आपकी व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार फैसले देता है, पहली चीज। दूसरी बात कि ये जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब क्या? इंटीग्रेटेड का मतलब है कि भारत में आपका सुप्रीम कोर्ट से लेके आपका जो सबसे लोअर मोस्ट कोर्ट है वो एक ही संस्था का पार्ट है। ये जैसे अमेरिका में क्या होता है कि दो तरीके के कोर्ट होते हैं, एक होते हैं आपके फेडरल कोर्ट और दूसरे होते हैं आपके प्रोविंशियल कोर्ट। फेडरल कोर्ट वो कोर्ट होते हैं कि अगर आपसे कोई ऐसा मुकदमा, आपसे कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसके चलते आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून टूट गया आपसे, तो उसका मुकदमा फिर आपका फेडरल कोर्ट में चलेगा। या फिर अगर आपको आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के खिलाफ अमेरिका में कोई मुकदमा ठोकना है तो आप फेडरल कोर्ट जाओगे, ठीक। इसी तरह से अगर आप जिस राज्य में रहते हो, जिस प्रोविंस में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, वहां पर अगर आपका कोई ऐसा काम हो गया आपसे जिसके चलते कोई आपका जो उस राज्य का कोई कानून वगैरह टूट गया है और उसके चलते आपके ऊपर कोई मुकदमा लगेगा, तो फिर वो मुकदमा प्रोविंशियल कोर्ट में लगेगा
और उसका जो भी फैसला आएगा प्रोविंशियल कोर्ट में होगा। मतलब यह है कि अमेरिका की हर एक जिले में आपको 2 अदालतें देखने को मिलेंगी। एक जिला अदालत आपको देखने को मिलेगी फेडरल को आपका जो फेडरल अदालत है उसकी, यानी कि जिसमें सेंटर के कानूनों के खिलाफ या सेंट्रल के कानूनों से रिलेटेड मुकदमे चलते हैं, और दूसरी मिलेगी प्रोविंशियल आपको जिला अदालत, जिसमें आपका स्टेट में जिसमें वो मौजूद है उससे रिलेटेड कानून वगैरह जो है उसकी व्यवस्था वगैरह के मुकदमे चलते हैं। ठीक, ये आपको व्यवस्था अमेरिका में देखने को मिलती है। हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हिंदुस्तान में एक ही अदालत आपको जिले में देखने को मिलती है और उसको जिला अदालत बोला जाता है। आप चाहे सेंट्रल के कानून से रिलेटेड मुकदमा हो तो वो भी वहीं पर चलेगा, और आपका चाहे स्टेट से के कानून से रिलेटेड मुकदमा हो तो वो भी वहीं पर चलेगा। जो भी आपके मुकदमे वगैरह हैं वो वहीं पर चलेंगे। उसमें ये नहीं है कि आपका मतलब अलग से आपके लिए सेंटर के कानून के लिए अलग मुकदमे बनाए, अलग जो है आपके लिए कोर्ट बनाई जाएगी और आपका प्रोविंसेस या स्टेट्स के कानूनों के से रिलेटेड मुकदमों के लिए अलग कोर्ट बनाया जाएगा। तो यही जो है इंटीग्रेटेड आपका व्यवस्था कहलाती है कि इसमें सबसे ऊपर टॉप पर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। उसके बाद में आपका स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट्स के नीचे फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे आपके अदर कोर्ट्स या दूसरे जो आपके कोर्ट्स वगैरह हैं, ये व्यवस्था आती है। अब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अलग है और आपका सबसे निचला कोर्ट अलग है, वो एक ही संस्था के 2 पार्ट हैं। इस बात को समझने का एक और अच्छा तरीका बताता हूं आपको। हमारे देश की सेना है, हम सबको गर्व है उसके ऊपर, इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी जो है ये आपका इसकी अलग अलग आपके राज्यों में छावनियां हैं। मध्य प्रदेश में छावनियां हैं, महाराष्ट्र में छावनियां हैं, उत्तर प्रदेश में छावनी है, आपका आंध्र प्रदेश में छावनी है, तमिलनाडु में छावनी है, इधर उधर हर जगह जो है छावनी वगैरह बनी हुई है। इसी तरह और ये अलग अलग आपकी कमांड्स वगैरह में डिवाइडेड है, 7 कमांड्स में बेसिकली इंडियन आर्मी डिवाइडेड है। अब हम लोग मध्य प्रदेश में जो आपकी रेजिमेंट है, या ये हम लोग ये थोड़ी ना बोलेंगे कि यहाँ पर जो आर्मी है वो मध्य प्रदेश की आर्मी है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। हम लोग ये बोलेंगे कि इंडियन आर्मी की छावनी है जो मध्य प्रदेश में है, या फिर इसी तरीके से इंडियन आर्मी की छावनी है जो तमिलनाडु में। तो हमारी फौज हमारे देश में कहीं पर भी ऑपरेट करे, भारतीय सेना कहलाती है। वो एक ही संस्था है, ये नहीं है कि उस अलग अलग संस्थाओं के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। तमिलनाडु की अलग फौज हो गई, आपका महाराष्ट्र की अलग फौज हो गई, यूपी की अलग फौज हो गई, ऐसा नहीं है। फौज एक ही है, चाहे वो 10 जगहों से अपना रिक्रूटमेंट करती है और 10 जगहों पर उसकी छावनियां बनी हुई है। वो 7 कमांड्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड वगैरह वगैरह, ऐसे और भी आपकी कमांड्स वगैरह हैं, इसमें डिवाइडेड है। बट फौज एक है हमारी, भारतीय सेना कहलाती है ना। ये नहीं कहलाती है फलाने राज्य की सेना जो या फिर ये फलाने राज्य की सेना, इस तरीके से वो एक ही आपकी आर्मी है। उसी तरीके से आपके जो कोर्ट्स हैं, जिसमें टॉप पर आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, या फिर यूं बोलूं कि आपकी जो इंडियन आर्मी है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आपका एक इंटीग्रेटेड जो है व्यवस्था है। उसी तरीके से आपका जो ये जुडिशरी है वो एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है, हाई कोर्ट जो है उसके नीचे आते हैं, हाई कोर्ट्स के नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे फिर आपके जो है अदर कोर्ट्स आते हैं। ये सबके सब एक ही व्यवस्था का पार्ट है, ये एक ही जो है आपका सिस्टम का पार्ट है। ये नहीं है कि आपका ये हाई कोर्ट्स अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं, तो ये फलाने राज्य का हाई कोर्ट हो गया, फलाने राज्य का हाई कोर्ट हो गया। वो स्टेट्स में हाई कोर्ट या आपके अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट हैं जरूर, बट कानून व्यवस्था एक ही कानून व्यवस्था का पार्ट है। वो एक ही जैसे जो है आपके कानून वगैरह जो है इंप्लीमेंट कराते हैं। यहां पर आपके अगर कोई आपका लेट से 2 हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट नंबर 1 उठा लिया और हाई कोर्ट नंबर 2 उठा लिया। अब अगर 2 जगहों पर एक ही कानून के वायलेशन के मुकदमे चल रहे हैं तो प्रोसीजर भी एक आपका प्रोसीजर या कंडक्ट होगा वो एक जैसा होगा, उसमें फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा एक ही सिस्टम है या एक ही व्यवस्था है। ये नहीं है कि आपका एक राज्य की अलग व्यवस्था है कानून की, वहां पे अलग तरीके से फैसले होते हैं, वहां पे अलग तरीके का न्याय व्यवस्था चलती है, दूसरे राज्य में अलग तरीके से, ऐसा नहीं है। आपका पूरा का पूरा जो है एक ही आपका जुडिशियल सिस्टम है, और सबको एक ही आपका दिया हुआ है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट तक लगातार अपील लगा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से फिर आपका जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह तक आप जा सकते हैं, या फिर लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए। पूरी की पूरी जो एक चेन बनी हुई है, सबको जो है ये आपको ये फैसिलिटी वगैरह मिली हुई है। तो ये जो है इसका मतलब ये जो चीज है वो कहलाती है इंटीग्रेटेड। तो भारत में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जुडिशियल सिस्टम जो स्थापित किया है वो इंटीग्रेटेड भी है और वो इंडिपेंडेंट भी है। इसमें टॉप पर कौन बैठा हुआ है? ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारे देश का, इसमें टॉप पर बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे आपका स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स आ जाते हैं, और उनके नीचे फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे आपका पूरा का पूरा एक हायरार्की बनी हुई है। अब ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं, ये आपका सेंट्रल के और स्टेट्स के दोनों के लॉज वगैरह को जो है आपका के मुकदमे वगैरह जो है इंटरटेन करते हैं, या फिर ये जो दोनों के दोनों आपके
ये आपके जो लॉज वगैरह हैं सेंटर के हो गए या स्टेट के हो गए उनको इन्फोर्स करवाते हैं। और बाकी अमेरिका का मैंने बता ही दिया है कि वहाँ पे स्टेट लॉज के अपने अलग कोर्ट होते हैं और आपके सेंट्रल के लॉज के अलग कोर्ट होते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा फेडरल कोर्ट भी कहलाता है, या कई बार हम लोग सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट भी कहते हैं। फेडरल कोर्ट क्यों कहते हैं, क्या मजा है फेडरल कोर्ट कहने में, क्या मजा आता है हमको, ये सारी बातें हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। फिलहाल इतना याद रखिए कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है। इसको फेडरल कोर्ट कहने के पीछे की वजह यह है कि यह हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब भारत में मैक्स टू मैक्स आप जो अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट तक कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के आगे आप अपील नहीं लगा सकते। दूसरा, ये गारंटर है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस का, मतलब यह कि भारत के नागरिकों को उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एंजॉय करने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। भारत के जो नागरिक हैं वो अपने मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकारों का जो है को एंजॉय कर रहे हैं, उनको वो सारे अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ये देखने की जिम्मेदारी। और अगर किसी के आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो फिर ये इंश्योर करना कि उसके वो फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर किए जाएं, उसके साथ जो भी गलत काम हुआ है, उसके फंडामेंटल राइट्स का जो भी वायलेशन हुआ है उस चीज को सुधारा जाए और गारंटी दी जाए इस बात की कि उसके साथ जो भी आपका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वो नहीं होगा और उसको तत्काल जो है रेमेडी वगैरह दी जाए। इसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट ने उठा रखी है और ये जो चीज है इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। मगर फिलहाल इतना याद रखिएगा कि ये इंश्योर करना कि भारत के नागरिकों को उनके फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, वो उनको एंजॉय कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट की है। तीसरा, ये भारत के संविधान का गार्जियन है, मतलब ये कि संसद कानून में कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का बदलाव ना कर दे कि पता चला आपकी जो संविधान की आत्मा है वही मर गई, साथ आपके संविधान में जिन बातों का ध्यान रखा गया है वही सब खत्म हो गया। तो पार्लियामेंट इसमें ऐसे अंट-शंट बदलाव ना कर दे कि जो इंटेंट और जो स्पिरिट के साथ में संविधान को लिखा गया था वो इंटेंट और स्पिरिट जो है वही खत्म हो जाए, वो भाव या वो संविधान की आत्मा जो है वही मर जाए, उसका नाश हो जाए, ये चीज ना हो। संसद ऐसे मनमाने बदलाव ना कर दे कि हमारा संविधान जो है उसकी जड़ें हिल जाए, उसके फंडामेंटल्स बर्बाद हो जाए। इस बात को देखने की जिम्मेदारी भी जो है आपके सुप्रीम कोर्ट की है। ये ध्यान रखना कि आपका जो पार्लियामेंट है या बाकी सारे लोग हैं वो संविधान के अनुसार चल रहे हैं और संविधान में ऐसे बदलाव ना कर दें कि संविधान ही हमारा जो है उसका इंटेंट या स्पिरिट खत्म हो जाए। देखना इस बात की जिम्मेदारी उठाना या फिर यूं बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होना, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। ये पॉइंट या फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, मगर फिलहाल अपने को इन तीनों बातों को याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फेडरल कोर्ट है क्योंकि उसको वो आपका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसके आगे आप कहीं और अपील के लिए नहीं जा सकते। दूसरा, ये फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है नागरिकों का। तीसरा, ये आपके संविधान का गार्जियन है। तीनों बातों को जो है हम लोग आगे जो है डिटेल में देखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने सुप्रीम कोर्ट को काफी सारे रोल्स वगैरह दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है अब ये आपका ना सिर्फ आपका जो फेडरल कोर्ट के तौर पर इसको बहुत सारे फंक्शंस वगैरह करने हैं, बाकी आपके लोग जो है मैक्सिमम अपील वगैरह लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा ही सकते हैं। इतनी सारी इसकी फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए संविधान ने बहुत से प्रोविजंस वगैरह किए हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जा सके और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर कोई ना तो दबाव बना सके, ना कोई उनको डरा धमका सके जजों को, ना उनके साथ में कोई जो है उनके ऊपर किसी तरीके का मतलब जो है अनुचित और उचित तरीके से उनको मैनिपुलेट कर सके। किसी भी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के न्याय देखने की जो आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस है उसमें किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ कोई ना कर पाए, इस बात की इंश्योरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने करी है। क्योंकि इतने सारे जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम वगैरह अगर दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो इन सारी चीज इतनी अगर बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो फिर आपको पावर भी दी जाएंगी और साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा कि आप बिना डर के जो है सारा काम वगैरह कर सकें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट को काफी सारे प्रोविजंस दिए गए जिसके चलते उसका इंडिपेंडेंस वगैरह जो है इंश्योर होता है। सबसे पहला आपका सिक्योरिटी ऑफ टेनर दिया गया जजेस को, मतलब यह कि जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करवाया जाता है, बट प्रेसिडेंट जब चाहे अपनी मनमर्जी से उनको निकाल नहीं सकता। पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन किया जाता है और उसके बाद ही जो है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है हटाया जा सकता है, उसके पहले नहीं। अब यह व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि भारत में आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है अपने पद से हटाया नहीं गया, वो अपने पद से रिटायर हुए हैं, कभी उनके टाइम बचा हुआ और प्रेसिडेंट ने जो है नौकरी से निकाल दिया, ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेनर मिला हुआ है, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, बट उनको अपनी और वो भी जो है आपका उसमें उनकी दखलंदाजी नहीं चलती कि जिसको चाहेंगे उसको कर लेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या अपॉइंटमेंट होता है। मगर इतना याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास सिक्योरिटी ऑफ टेनर है, उन्हें मन मर्जी से निकाला नहीं जा सकता, पहली चीज। दूसरा, फिक्स सर्विस कंडीशंस फॉर द जजेस, मतलब जब आपका जज जो है सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट हुआ, उसने ऑफिस संभाला, उसकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना बड़ा बंगला मिलेगा, कितनी बड़ी गाड़ी मिलेगी, कितने नौकर चाकर
कर मिलेंगे, पेंशन वगैरह के बेनिफिट्स क्या हैं, रिटायरमेंट के बाद के क्या बेनिफिट्स हैं, जो भी आपकी फैसिलिटीज वगैरह हैं, नौकर कितने मिलेंगे और बाकी सारी चीजें जो भी है आपका, जो भी आपकी सर्विस कंडीशंस वगैरह हैं, आपका एक बार अगर आपका सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो गया तो फिर उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते ना, उसके रिटायरमेंट के बाद कोई दखलंदाजी आप उसकी पेंशन या बाकी सारी चीजों में कर सकते हो। तो ये सोच के कि यार इस जज ने मेरे खिलाफ फैसला गलत दिया, तो कोई ताकतवर नेता ये बोले कि चलो रिटायर होने तो देख लूंगा, या फिर चलो मैं ऑफिस जाता हूं, इनकी जो है मैं बिजली कटवा दूंगा घर की, इनका जो है मैं छोटा बड़े बंगले इनको छोटे घर में शिफ्ट करवा दूंगा, या नौकर चाकर कम करा दूंगा, गाड़ी जो है वो भिजवाना बंद करवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। जो भी आपकी आपका इस तरह से बोलना चाहिए, जो सर्विस कंडीशन है, जो भी आपकी चीजें, फैसिलिटी, पावर और पेंशन, तनख्वाह जो भी मिल रही है, सरकार उसमें एक पैसे का जो है बदलाव या दखलंदाजी नहीं कर सकती सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी के। तो इसको आप इस तरह, ये एक बात हो गई फिक्स सर्विस कंडीशन। तीसरा, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की जो सरकार होती है उसके पास अपने खर्चे वगैरह चलाने के लिए दो तीन तरीके के फंड्स होते हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा फंड होता है उसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिलहाल जैसा इसको बहुत सामान्य शब्दों में अगर समझना हो तो सरकारी खजाना मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको भी बाद में देखेंगे डिटेल में। फिलहाल इतना समझिए कि आपका जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, एक फंड होता है जिससे भारत सरकार या फिर भारत सरकार के पास जो भी आपके अलग अलग फंड है जिससे उसके खर्चे चलते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो फंड होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का होता है। अब इस सुप्रीम कोर्ट का जितना भी खर्चा वगैरह होता है, अपना सारा का सारा जो एक्सपेंसेस होते हैं, जजों की तनख्वाह हो गई, पेंशन हो गई, आपका सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे आपका प्रशासन वगैरह चलाना है, बिल्डिंग मेंटेनेंस है, जो भी उनके खर्चे वर्चे हैं सारे के सारे, ये सारा का सारा खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो है आप पार्लियामेंट में बहसबाजी नहीं कर सकते कि ये इतना पैसा क्यों ले रहे हैं, इसको कम किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें जो है नहीं हो सकती। इसके बाद में प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर्स, यानी कि ये कि अब अगर आपका जो पार्लियामेंट है और आपके जो स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स हैं, भारत की जो संसद है उसमें और भारत की जो आपके राज्य की विधानसभाएं हैं, विधान परिषद है, उसमें अगर कोई आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे सिटिंग हो चाहे रिटायर हो, उसके कंडक्ट के ऊपर बहस नहीं हो सकती। उसके ऊपर बाकायदा जो है आपका प्रतिबंध लगा हुआ है कि एक जज अपने कोर्ट में बैठकर किस तरीके से मुकदमे सुनता है, किस तरीके से जो है वो फैसले दे रहा है, क्या टिप्पणी करता है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। आप उसके कंडक्ट के ऊपर कोई बहस नहीं कर सकते। किसी जज के ऊपर, किसी जज का जो आपका कंडक्ट है, जो भी जिस भी तरह से वो अपनी जुडिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करता है, उसके ऊपर ना संसद में कोई बहस हो सकती है, ना आपका लेजिस्लेचर में कोई बहस हो सकती है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी आपका ये बैन लगा हुआ है कि एक बार अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हुए तो उसके बाद में आप कानून की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप वकील बनके फिर से वकालत शुरू कर दो। पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो है उनको अच्छा खासा जो है आपने मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने आपका जो भी अपना सर्विस वगैरह थी पूरी करी, उसमें कई सारे फैसले जो हैं किसी के फेवर में दे दिए, ये सोच के कि मैं रिटायर होऊंगा तो उसके बाद में जो है मुझे फ़ायदा वगैरह मिलेगा और मैं अपना जो है प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दूंगा, तो ये जो वकील है इसके फेवर में अगर मैंने फैसला दे दिया तो ये मुझे कुछ क्लाइंट्स भेज देगा तो मैं भी उससे खूब पैसे कमाऊंगा और सारी चीज़ें। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर आप रिटायर हो गए, उसके बाद में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते कहीं पर भी कानून वगैरह, वकील बनकर आप फिर जो है कहीं कानून वानून प्रैक्टिस करने वकील साहब बन के नहीं पहुंच जाओगे। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर आप रिटायर हो गए तो जिंदगी भर फिर आप जस्टिस ही रहोगे, चाहे जस्टिस के नाम के आगे रिटायर्ड लग जाए, फिर आप वकालत नहीं कर सकते जाके फिर से। इसको याद रखिएगा। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेंट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया, पता चला उसने जाके फैसले के खिलाफ अनशन बातें बोल दी, मीडिया में अच्छी खासी बकवास कर दी, यानी कि आपने एक तरीके से आपका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी अवमानना कर दी या फिर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो आपके ऊपर जो है आपको सजा दे सकता है उसका कंटेम्प्ट करने के लिए, फैसला ना मानने के लिए या फिर फैसले की आलोचना वगैरह करने के लिए। इसके अलावा एक और बात कि सुप्रीम को सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन, यानी कि आपके देश में अगर सजा देने की ताकत किसी के पास में है या फिर जो आपका निर्णय लेने की क्षमता जो है या किसी पर्टिकुलर केस वगैरह के ऊपर निर्णय लेके या फिर फैसला वगैरह देकर किसी को सजा देने की पावर है, तो वो जुडिशरी के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं। प्रशासन किसी को सजा नहीं दे सकता कि पता चला कि जेल में डाल दिया, 2 साल की जेल, 3 साल की जेल, प्रशासन ये काम नहीं
नहीं कर सकता। किसी को सजा देनी है या नहीं देनी वो जुडिशरी डिसाइड करेगी, और कितनी सजा देनी है वो भी आपकी जुडिशरी डिसाइड करेगी। इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रावधान वगैरह हैं जिसके तहत आपकी सुप्रीम कोर्ट का जो इस तरह से कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी जो इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर किया गया, और इस बात को इंश्योर किया गया कि जज कभी किसी के दबाव में ना आए, जज जो है एकदम निर्भीक होकर पूरी तरीके से फियरलेस होकर आपका फैसला वगैरह दे सकें। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में इन सारी चीजों को देखेंगे, मगर इन सब बातों से अपने को एक बात समझ में आती है कि भारत में न्याय व्यवस्था जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी से के दबाव में नहीं आती, किसी के वो फियर फेवर या इल विल में फैसले नहीं देते। उनका जजेस का बेसिकली अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सीधी सीधी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है कि आपकी न्याय व्यवस्था जो है पूरी तरह से पारदर्शी रहे। और वही चीज जो है यहां पे आपका सेलिएंट फीचर में लिखी हुई थी कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चलें आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो नेक्स्ट अब अपना सेलिएंट फीचर है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग हिंदी में मौलिक अधिकार भी बोल देते हैं। तो भारत का जो संविधान है इसके एक तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कई सारे पार्ट्स हैं, उसमें जो आपका थर्ड वाला पार्ट है या फिर पार्ट थर्ड जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र आता है या फिर उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बातचीत की गई है। कुल मिलाकर भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड सब कुछ अलग हटा के हर चीज को एक तरफ रखकर 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स जो हैं या 6 तरीके की आजादियां या मौलिक अधिकार देते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। ये आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में देखने को मिलता है। ये आर्टिकल हो गया, ये आपके जो फंडामेंटल राइट हो गया या फिर जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, बाकायदा जब आपका फंडामेंटल राइट का चैप्टर आएगा तब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे। 14वें में, 15वें में, 17वें में, 8वें में जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, एक एक आर्टिकल में क्या क्या बात की गई है सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल बस हम लोग इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो पहला जो आपका फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कई बार बराबरी का अधिकार भी कहते हैं। अब किस बराबरी का अधिकार से क्या मतलब है, कितने तरीके की बराबरी, कितने तरीके की इक्वालिटी, इन सारी चीजों के बारे में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में बातचीत की गई है। इसके बाद अगला आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक में जो है में डील किया गया है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में डिस्कस किया गया। यानी कि आपका कोई एक्सप्लॉइटेशन वगैरह नहीं कर सकता, कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता। इसके बाद में आपका अगला आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट, यानी कि आपको अपना धर्म वगैरह मानने की पूरी आजादी है, आर्टिकल 25 और से लेकर आर्टिकल 28 तक में। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स वगैरह के बारे में आपको आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया, और उसके बाद में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में आर्टिकल 32 में बताया गया। ठीक है जी, ये आपके 6 फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, और इन 6 फंडामेंटल राइट्स को आपका जो संविधान है उसके थर्ड पार्ट में डिस्कस किया गया। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक फंडामेंटल राइट को बहुत गहरी डिटेल्स में देखेंगे। एक एक फंडामेंटल राइट जो है उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन वगैरह करेंगे। फिलहाल ये अपने को ध्यान रखना है 3 बातें। भारत का जो संविधान है उसके पार्ट थर्ड में आपको फंडामेंटल राइट्स का जिक्र देखने को मिलता है, और 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स जो है आपको दिए गए। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सवाल उठता है कि आखिर क्यों दिए गए हैं भारत के संविधान में ये मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स आखिर क्यों दिए गए। इसकी वजह यह है कि भारत के जो संविधान लिखने वाले थे उनका ये मानना था कि भारत के जो नागरिक हैं उनको पॉलिटिकली जो है उनके बीच में हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसको प्रमोट करना है, या फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया जो है उसको प्रमोट करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती क्या। एक ऐसी डेमोक्रेसी या फिर एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें हर एक नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में पता हो, उसे पता हो कि उसके क्या अधिकार हैं, उसको ये पता हो कि उसके अधिकारों का अगर हनन होता है तो फिर उसके केस में उसके पास में क्या राइट्स हैं, उसको पता है कि उसके साथ में सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। उसके पास में उसको ये पता होना चाहिए कि अगर उसके साथ उसको जो अधिकार है वो नहीं मिल रहे हैं तो किसके पास उसको जाना है, कहां शिकायत करनी है, कहां अपनी हक के लिए आवाज उठानी है, सारी की सारी चीजें। ये सब कुछ जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जब एक आदमी या फिर एक नागरिक जो है पॉलिटिकली अवेयर होता है तो वो अपनी सरकार को जो है जवाबदेह बनाता है। आप किसी को चुनकर भेजोगे तो उसको पता है कि आपके नागरिक जो है पॉलिटिकली बड़े अवेयर हैं। 5 साल बाद आप जब फिर जनता के बीच में जाओगे तो जनता सवाल पूछेंगे कि 5 साल में आपने किया क्या। आपको इसलिए अल्टीमेटली काम करना पड़ेगा। नागरिक अगर पॉलिटिकली अवेयर रहेंगे या फिर आपके देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मजबूत रहेगी, नागरिक अपने अधिकारों के प्रति, अपने हकों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति अगर जागरूक रहेंगे तो फिर आपका इससे होगा ये कि सरकार जवाबदेह बनती है। इससे होता यह है कि आपकी जो गवर्नमेंट है
उसके ऊपर दबाव बनता है कि आपको डिलीवर करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपके देश की एफिशिएंट फंक्शनिंग में आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया जो है ज्यादा बेटर तरीके से प्रोपिगेट तब होगा जब आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो हैं उनको सही तरीके से लोग एंजॉय कर पाएंगे। एक तरीके से यह भी है कि आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया आपके अगर नागरिकों के बीच में मजबूत होगा, ये तो है ही एक चीज, मगर इसके साथ ही साथ आपके फंडामेंटल राइट जो है एक काम और करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं एक लिमिटेशन के तौर पर ओवर द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। समझते हैं, इसका मतलब यह है कि भारत के जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो सरकार के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और ये इसी तरीके से संसद के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं कि आप किस तरीके के कानून बना सकते हैं और किस तरीके के कानून नहीं बना सकते। तो कल को यह नहीं हो सकता कि आपकी जो सरकार में बैठा आपकी जो सरकार है वो किसी को भी उठा के जेल में डाल दे, किसी को भी गोली मार दे, किसी को भी लटका दे, किसी को भी जो है आपका सजा दे दे, कुछ भी कर दे उसके साथ में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी मन मर्जी से जो है आप टायरनी नहीं कर सकते, आप निरंकुश शासन नहीं चला सकते, क्योंकि आपके देश में कानून का राज है, और ये कानून का राज इंश्योर रहे, कानून का राज बना रहे, इस बात को इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आती है जो भारत के संविधान में लिखे हैं, क्योंकि देश संविधान से चलाना पड़ेगा, और संविधान ने कह रखा है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। सरकार या फिर आपकी एग्जीक्यूटिव को पता है कि उनके डूज क्या हैं, और सरकार या फिर आपकी एग्जीक्यूटिव को पता है कि आपके डोंट्स क्या हैं। अब आपको पता है कि आप किस लेवल क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, उसमें साफ साफ है कि भाई आपको कानून के अनुसार चलना पड़ेगा, आप अपनी मन मर्जी से कानून नहीं बना सकते। यह नहीं हो सकता है कि हम जहां पे खड़े हो गए वहीं से लाइन शुरू हो गई ना, आपको लाइन में ही लगना पड़ेगा, और जब आपका नंबर आएगा तभी आपके साथ में चीजें होंगी। मतलब आपको नियम कायदे मानना पड़ेंगे और आपको नियम कायदों के अनुसार सरकार चलानी पड़ेगी। आपने मतलब ये नहीं हो सकता है कोई फिल्म देख ली, जोश में आ गए और बोलना शुरू कर दिया कि जो आदमी आवाज उठाता है उसको उठा के गोली मार दो, उसको उठा के जेल में डाल दो, इसको पकड़ लो, इसके साथ हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो। आप अनशन की हरकतें नहीं कर सकते, आप स्टेट की मशीनरी का इस्तेमाल कर किसी को हरास नहीं कर सकते। पता चला कि किसी की शक्ल पसंद नहीं आ रही, उसको उठा के जेल में डाल दिया, 2 साल से बंदा अंदर है, आपका किसी को पता ही नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये मतलब ये नियम कायदे इसीलिए बनाए गए हैं कि आपने किसी को अरेस्ट किया तो एक आपका 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि और रखना है कि नहीं रखना। ये सारी चीजें जो हैं आपको फंडामेंटल राइट्स वगैरह के तहत और बाकी जो कानूनों के तहत मिलती हैं, इसीलिए मिलती हैं कि सरकार चाहे कोई भी चलाए अपने मन से शासन ना करे, अपने जो भी मन में आ रहा है उस तरीके की हरकतें ना करे, उसको नियम कायदों के अनुसार जो है चलना पड़े, पहली चीज। इसी तरीके से तो ये आपका टायरनी जो है एग्जीक्यूटिव की, सरकार की निरंकुशता के ऊपर जो है एक तरीके की लगाम लगाते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। दूसरा, आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, आपकी जो संसद है वो मन मर्जी का कोई भी कानून नहीं बना सकती। कल को उन्होंने कानून बना दिया है कि सबको जो है लाल कलर की शर्ट और नीले कलर का पैंट पहनना पड़ेगा, पहन कर आओ, हमने कानून पास कर दिया है। क्यों भैया, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक बताने की बात है, मजाक में कह रहा हूं, मगर पॉइंट ये है कि आपके मन में जो आए वो कानून पास कर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने जैसे मन में आ रहा है उस तरीके के कानून वगैरह पास कर दें, आर्बिट्री कोई भी मनमाना जो है कानून वगैरह बना रहे हैं, कोई भी मनमाना लॉ वगैरह आप लेकर आ रहे हो। कल को आपने बोल दिया जो है कि कल को आप ये बोल दोगे कि भाई आपको ये फलाना फलाना जो है नया टैक्स देना पड़ेगा, जिसके तहत आप जितनी भी कमाई कर रहे हो उसका आधा हिस्सा जो है सरकार का है। ये नहीं हो सकता आपके देश में। क्यों? क्योंकि कानून बना दिया गया। तो आप अनशन कानून या इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते हैं। कानून में भी आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, आपके जो कानून बनाए जाएंगे उनमें किन बातों का ध्यान रखना है, और आपके जो कानून बनाए जाएंगे उसमें आप किन बातों को नहीं कर सकते, वो भी जो है बाकायदा स्पेसिफाई किया गया है संविधान में, और वो उसमें भी जो है फंडामेंटल राइट्स एक रोल अदा करते हैं। पता चला कि आप जो है ये कानून बनाना चाहते हैं कि कोई भी भैया प्रोटेस्ट करे, आंख बंद करो, पुलिस वालों से बोलो कि गोली मार दो, जलियांवाला बाग बना दो। ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में बाकायदा आपको फ्रीडम मिली हुई है आपका प्रोटेस्ट वगैरह करने की। अगर आप हिंसा नहीं कर रहे हैं तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, आपको प्रोटेस्ट करने की पूरी आजादी है। तो भले ही सरकार के को आप कितने नापसंद आए, संसद आपके खिलाफ कानून पास करने की कोशिश करे, मगर कर नहीं सकती, क्योंकि आपको बाकायदा आजादी मिली हुई है। इसी तरह से आप अगर कहीं पर अपनी बात रख रहे हैं, आप किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, आप किसी के खिलाफ जो है बुरा नहीं बोल रहे, आप सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, और एक आपका एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में, आप एक संसदीय भाषा में जो है क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि अब किसी को अच्छा नहीं लग रहा और पावर की पोस्ट में बैठा हुआ उसने उठवा लिया या फिर कानून बना के बोल दिया कि ये आदमी अगर बोलेगा तो उसको जेल में डाल दो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स में आजादी मिली है कि भैया अपना इजहार राय जो है आपके पास में है, आप अपने आप का इजहार कर सकते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है, किसी और के दिमाग में चल रहा है वो भी आप इजहार कर सकते हैं, पूरी आजादी है आपको। तो ये जो कानून वगैरह, ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पूरा आपको 50 तरीके की फ्रीडम देते हैं ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें, एक पूरी आपकी फुल फ्लेजेड लाइफ जी सकें। और ये ना हो कि कल को पता चला कि कोई बंदा आके बैठ गया, आपका सरकार में वो अनशन कानून बना रहा है, और पता चला कि कोई आपका संसद में जो है आपका कोई इस तरीके के लोगों की मेजोरिटी हो गई, वो अनशन आपका जो कानून है वो पास करवा रहे हैं और अनशन कानून जो है फिर उसको लागू करवा रहे हैं। ये सब नहीं हो सकता। दूसरे
दूसरे शब्दों में ना आपकी सरकार की मनमानी चल सकती है, ना आपकी जो है ये संसद की मनमानी चल सकती है। दोनों की मनमानियों के ऊपर, दोनों की आपकी निरंकुशता के ऊपर, आर्बिट्रीनेस के ऊपर, लिमिटेशन का जो काम है, रोक का जो काम है, वो फंडामेंटल राइट करता है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आती है फंडामेंटल राइट के केस में कि ये जस्टिफिएबल होते हैं नेचर में। मतलब ये कि अगर कहीं पे किसी व्यक्ति का, किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसके केस में फिर उसके पास ये वो अपने कोर्ट जा सकता है अपनी समस्या आपका ये बात रखते हुए कि भाई मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, उसके चलते मेरा ये फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो उसके फिर वायलेशन का, अगर आपका वायलेशन वगैरह होता है तो फिर उसके केस में वो कोर्ट जा सकता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और न्यायालय जो है फिर उसके बाद में उसको राहत देगा, उसके जो भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है उसको रुकवाया जाएगा। यहां पर अब आप कोई व्यक्ति है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आपका कोई दूसरा मुकदमा वगैरह है तो आप लोअर कोर्ट जाओगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, उसके बाद में अगर आपको नहीं लग रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हो। लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। मगर अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो याद रखिएगा इस बात को कि वो बंदा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को उसका जो समस्या है वो सुनना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि हमारे पास वक्त नहीं है, बाद में आना। अगर उसने बोला है कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, मैं आपके पास में डायरेक्टली आया हूं, आप मेरी मदद करिए, तो फिर उनको एक्शन लेना पड़ेगा। उस एक्शन से मतलब उसको कम से कम सुनना तो पड़ेगा डिसाइड करने के पहले कि उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ। उसको मना नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है अपना केस लेके, अपनी समस्या लेकर कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तब सुप्रीम कोर्ट फिर वहां पे रिट्स इशू करता है। रिट्स का मतलब आप आदेश मान सकते हो, राज आज्ञा मान सकते हो, जो भी है। सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश या रिट्स इशू करता है। कई सारे तरीके की रिट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्यू वारंटो। इनके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बातचीत करेंगे जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझिए, ये अलग अलग तरीके के आदेश होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के केसेस में आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं और इनके थ्रू जो भी व्यक्ति के आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा था उसको जो है रिस्टोर किया जाता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। किसी पत्रकार ने अगर कोई बात करी, कोई सरकार को अगर क्रिटिसाइज किया किसी बात पे, पता चला सरकार ने जो है उसको उठा के बंद कर दिया जेल में, तो कायदे से अब किया क्या गया है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है? आपकी बोलने की जो आजादी है, जो आपको राइट टू फ्रीडम के तहत में मिली हुई है, उसका जो है वायलेशन हुआ है। अब वो तो खैर जेल में बैठा हुआ है, मगर उसके बिहाफ पर उसके आपके जो वकील वगैरह हैं या उसके घर परिवार वाले जो है वकील की मदद से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वो बताया फलानी फलानी बात है, उसने सरकार को इस बात पर क्रिटिसाइज किया था, भाई लोगों ने उठा के जेल में डाल दिया। ये तो आपका जो इजहार राय है या फिर आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका सीधा सीधा वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना और उनको लगा कि हाँ, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती, उसको केस सुनना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का, डायरेक्टली भी अगर बंदा आपके पास में आया है तो। उसके बाद में ये कि सुनने के बाद उनको लगा कि हाँ बात सही है, इसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, उन्होंने उठा के जमानत दे दी। तो अब ये नहीं है कि सरकार बोले कि सरकार मना कर देगी, जाओ मैं तो रिहा नहीं करता, मेरे को इसकी बात अच्छी नहीं लगी थी, मैं तो रिहा नहीं करूंगा, क्या कर लोगे? ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया कि रिहाई है तो करना पड़ेगा रिहा, चाहे आपको लाख बुरा लगता हो आदमी। तो यहां से इस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर होता है तो आपको पूरी जो है आपको बकायदा राहत मिलती है। और फंडामेंटल राइट्स के चलते ही जो है सरकार ऐसी हरकतें करती नहीं है कि किसी को उठा के बंद कर देंगे, मन मर्जी से कोई भी अनशन कानून ले आएंगे। तो ये दोनों तरीके से टू वे प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है, याद रखिएगा इस चीज को। चलें आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली कि सरकार के ऊपर भी और संसद के ऊपर भी जो एक तरीके से ये उनकी निरंकुशता को रोकता है और आपके जो लोग हैं उनके बीच में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए इसको शामिल जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह को हमारे संविधान का पार्ट बनाया गया था। मगर आपको एक बात याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स में अब जो बातें लिखी हैं वो पत्थर की लकीर है, उनको बदला ही नहीं जा सकता, वो एब्सोल्यूट नहीं है। एक तो उनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो है लगे हुए हैं। अब आपको बोलने की आज़ादी है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप फिर किसी के खिलाफ कुछ भी बोलो, आप किसी को गाली वगैरह दे दो या पब्लिकली आप उसके बारे में बुरा बोलो, आप उसका जो है चरित्र हनन करने की कोशिश करो, उसकी आप क्या डिफेम वगैरह करने की कोशिश करो। फिर आप ये भी नहीं कर सकते हो। अगर बोलने की आज़ादी है तो फिर बोलने की आज़ादी में आपको शालीनता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर आपको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है तो उसमें हिंसा अगर आपने करी तो फिर आपके खिलाफ एक्शन भी होगा और आपको फिर परमिशन भी नहीं मिलेगी और बाकी जो चीजें होंगी सो होंगी। आप के पास में आपका शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, मगर
मतलब ये नहीं है कि आप जो है गन लहराते फिरें या फिर आपका हवाई फायर करें, किसी को मारें पीटें, इस तरीके की चीजें करें। ये करेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह आपको जो है प्रेस की आजादी है, आपका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आपको मिला हुआ है कि आपका जो प्रेस है वो रिपोर्टिंग वगैरह कर सकता है चीजों के बारे में बिना किसी डर के। मगर अब ये भी मतलब नहीं है कि फिर आप फेक न्यूज चलाने लगो या फिर आप आधी अधूरी बात बताओ और उसके बाद फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए तो उस पर आप ये बोलो कि हमारा अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस के तहत ही जो है आपको उन फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करना है। साथ ही साथ ये भी नहीं है कि वो सैक्रोस्कैंट है, उनको कोई कभी खत्म ही नहीं कर सकता, उनमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता है, उनको हटाया नहीं जा सकता। ये रिपील भी, ये कर्टेल भी किए जा सकते हैं, मतलब जितनी पावर आपको दी गई है उसमें या जितने आपको अधिकार दिए गए उसमें कुछ कमी भी की जा सकती है, पहली चीज। दूसरा, इनको रिपील भी किया जा सकता है, पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स उनको खत्म भी किया जा सकता है। और ये करने के लिए करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है। मगर ये अगर आपको करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा, जिसकी अपनी पूरी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे, जब पढ़ेंगे डिटेल में, तब इसको भी देखेंगे। तो याद रखिए इस बात को, भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं इनमें काट छांट की जा सकती है, कमी की जा सकती है, चाहो तो आप उन्हें ऑल टुगेदर पूरा का पूरा खत्म भी कर सकते हो, रिपील भी कर सकते हो। और इसका पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। स्टेट लेजिस्लेचर ये काम नहीं कर सकते। भारत के संविधान में अगर कोई बदलाव करना है, फंडामेंटल राइट्स में कोई बदलाव करना है, वो पावर किसके पास है? सरकार के पास में भी नहीं है, वो सिर्फ आपका पार्लियामेंट के पास में है। पार्लियामेंट उसमें बदलाव कर सकती है, एक बात। और दूसरी बात ये करने के लिए आपका, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में कोई बदलाव करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत में आप ये बदलाव करते हो, ठीक है जी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा अच्छा एक बात और कि आपका जब संविधान बना था तो कुल मिला के आपके 6 नहीं 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। एक फंडामेंटल राइट आपका हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। बाद में पार्लियामेंट ने उसको उड़ा दिया, इसका खत्म, बाय बाय टाटा हो गया, इसको जो है रिपील कर दिया गया। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है कि आपके पार्लियामेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को रिपील किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। 7 फंडामेंटल राइट ओरिजिनली हुआ करते थे, एक आपका खत्म कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, आज की तारीख में 6 बचे हुए। एक बात और कि आपका अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, आगे ये भी देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी क्या चीज होती है और नेशनल इमरजेंसी कैसे लगाई जाती है। मगर देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो नेशनल इमरजेंसी के वक्त में आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब नागरिकों को सामान्य वक्त में या शांति काल में जितने फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं इनका सस्पेंशन हो सकता है अगर देश जो है उसमें इमरजेंसी लग जाए। मगर इमरजेंसी के वक्त में भी ये सवाल 50 बार आया है और 50 बार आगे आएगा। अपने को याद रखना है कि देश में अगर इमरजेंसी भी लगी हुई है और उसमें अगर आपके फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो गए तो भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत में आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, कौन कौन से मिले हैं आगे बात करेंगे जब फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये आर्टिकल याद रखिएगा, नंबर पूछे जाते हैं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको तब भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है। याद रखना है इस बात को, भारत में फंडामेंटल राइट्स अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई तो सस्पेंड किए जा सकते हैं। मगर नेशनल इमरजेंसी में अगर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड भी हो गए तो भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत में जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, क्या है फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में देखेंगे। मगर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं वो नेशनल इमरजेंसी के वक्त भी सस्पेंड नहीं होते, वो तब भी ऑपरेशन में बने रहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। यहां से बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि नेशनल इमरजेंसी के वक्त सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आपके फंडामेंटल राइट 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते, चाहे कुछ हो जाए, शांति काल हो, फंडामेंटल आपका इमरजेंसी लगी हो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं होते। याद रखिएगा इस बात को। चलें, अगला जो सेलिएंट फीचर है वो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फीचर आता है या सेलिएंट फीचर आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है जी। शॉर्ट में कई बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डीपीएसपी भी बोल दिया जाता है कहीं पे, या फिर डीपीएसपी और नीचे एक आपका एस लगा दिया जाता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के शब्दों को अगर मैं लेकर चलूं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कहा था कि ये भारत के संविधान का एक नोवल फीचर है। ये अपने आप में एक बहुत शानदार और एक बहुत जबरदस्त फीचर है जो भारत के संविधान में डाला गया।
ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये आपको भारत के संविधान के पार्ट नंबर 4 में देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका संविधान कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये आपके 4th पार्ट में जो है आपको ये सारे के सारे फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। अब इनको आप 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, क्या लॉजिक या तर्क है क्लासिफिकेशन वगैरह करने का, ये सारी बातें हम लोग करेंगे जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल इतना याद रखिए कि इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। अब जिस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स को डाला गया है संविधान में टू प्रमोट द आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, उसी तरीके से आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको संविधान में डाला गया है टू प्रमोट द आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सामाजिक तौर पर आपका जो लोकतंत्र है उसको बढ़ावा दिया जा सके और आर्थिक तौर पर जो आपका लोकतंत्र है उसको बढ़ावा दिया जा सके। दोनों तरीके की डेमोक्रेसी के आइडियाज को या दोनों तरीके की डेमोक्रेसीज को जो है बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए आपके देश में ये सब चीजें बढ़े, इसके लिए आपके संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डाला गया। सोशल डेमोक्रेसी इस तरीके से, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस तरीके के कई सारे प्रावधान हैं जिसके अनुसार सरकार को चलना है, और जब वो इन सारी उस प्रावधानों के अनुसार चलेगी तो समाज में जो है एक इक्वालिटी आएगी, एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी बनने की तरफ हम लोग जाएंगे। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस तरीके से कि इस तरीके के भी कई सारे प्रावधान आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, जिसके तहत में आपका जो समाज है इसमें इकोनॉमिकली भी जो है अब ऐसा नहीं होगा कि एक तबका जो है बहुत ज्यादा अमीर हो जाए और एक तबका जो है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ही ना दिया जाए, एकदम गरीब हो जाए। वो सारी चीजें हैं समाज में लगभग सबके साथ में जो है इकोनॉमिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से हो, सब तक जो है आपके आर्थिक विकास का फायदा पहुंचे, इसके भी प्रावधान किए गए। अब आप लोग बोलोगे कि मगर ये हुआ तो है नहीं, देश में आज भी बहुत ज्यादा अमीरी भी है और बहुत ज्यादा गरीबी भी है। मैं मानता हूं इस बात को कि पूरी तरीके से ये चीज नहीं हुई है, मगर फिर भी नीतियां इस तरह से बनाई जाती हैं कि समाज के लगभग हर तबके का जो है ध्यान रखा जाए, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जो है मुख्य धारा में लाया जाए और आगे बढ़ने की अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको मौके मिले। चलिए ठीक है, एक आदमी अगर मजदूरी करता है तो ये नहीं होगा कि वो अपनी जिंदगी में रिटायर होते होते शायद गाड़ी वगैरह जो आपका 4 व्हीलर ड्राइव करने लगे, सबके साथ कम से कम नहीं होगा, मगर इतना उसका हक बनता है कि अगर वो मजदूरी करता है तो कम से कम रिटायरमेंट आते आते वो एक ठीक ठाक आपका एक ऐसी वो मजदूरी के लेवल पे जो उसकी जिंदगी चल रही थी उससे कम से कम वो 2 लेवल या 3 लेवल ऊपर उठ जाए, एक कंफर्टेबल आपकी उसके हिसाब से जो है लाइफ की स्थिति में आ जाए। और उसके लिए सरकार को नियम कायदे बनाने हैं, उसके लिए जो है सरकार को इस तरीके की आपके प्रोविजंस बनाने हैं कि जो आर्थिक तरक्की हो रही है उसका फायदा उस आदमी तक भी पहुंचे, दूसरे शब्दों में आपकी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत हो। तो आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है दोनों को मजबूत करने की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं और इसको ध्यान में रखकर जो है सरकारें काम करती हैं। कैसे करती हैं डिटेल में बात करेंगे जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल का लेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे। एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपके डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं, ये आपके देश में एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके देश में इनका ऑब्जेक्टिव है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाए। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा स्टेट जो अपने नागरिकों की मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखे। जैसे कि आपका जब जन्म होता है तो भाई आपका जन्म ठीक तरीके, आपका जन्म लेट से हुआ भी नहीं है अभी, अगर आपकी माताजी ने आपको कंसीव किया है, एक तो यह है कि आपके पास में इतना पैसा हो कि आपकी माता, आपके मतलब परिवार में इतना पैसा वैसा हो, आर्थिक स्थिति इतनी ठीक हो कि आपकी माताजी का ध्यान रखा जा सके, उनको ठीक ठाक न्यूट्रिशन दिया जा सके ताकि जो होने वाला बच्चा है उसको पोषण ठीक ठीक मिले। अब सपोज कर लें कि एक बहुत गरीब तबके की महिला है और वो उन्होंने कंसीव किया है, अब वो बच्चा जो आ रहा है, जो भी वो बच्चा आएगा, तो एक तो वो उसका जो है माता के गर्भ में अच्छे से जो है आपका विकास वगैरह हो सके और बाद में उसका जन्म होने के बाद में उसका ठीक तरीके से जो है लालन पालन हो सके, इसकी जिम्मेदारी राज्य की बनती है। अगर माता पिता पूरी तरह से सक्षम नहीं है तो फिर उसमें जिम्मेदारी जो है आपकी राज्य की बनती है। तो कई सारी आपने देखा होगा योजनाएं चलती हैं जिसके तहत में आपकी जो इस तरीके से प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जो आपका गरीब तबके से आती हैं, उनको कुछ आपकी आर्थिक मदद भी की जाती है, उनको कुछ आपका दवाइयां भी दी जाती हैं और भी सारी चीजें की जाती हैं ताकि जो बच्चा आने वाला है, जिसका जन्म होने वाला है, उसका सही तरीके से ध्यान रखा जा सके। इसी तरह से आपके सरकारी अस्पतालों में जो है इलाज लगभग मुफ्त है या फिर बहुत कम दामों पर आपको मिल जाता है ताकि वहां पर जाके आप सही तरीके से अपना उपचार करा सकें, डिलीवरी वगैरह जो है वो ठीक तरह से हो सके। अब ये जो बच्चा होगा 6 साल की उम्र तक का होने तक जो है सरकार कई सारे आपके प्रावधान करती है कि उसके पोषण वगैरह ठीक ठाक हो। 2-3 साल की उम्र के बाद में जो है वो आपका आंगनबाड़ियों वगैरह में जो है जाके अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर सके, उसका न्यूट्रिशन वगैरह भी जो है ठीक ठाक तरीके से मिल सके, सारी चीजें।
उसके बाद में उसको एजुकेशन वगैरह के लिए अगर माता पिता ज्यादा अगर स्कूल नहीं भेज सकते या अच्छे स्कूल नहीं भेज सकते तो सरकारी स्कूल वगैरह खुलवाए गए जहां पे 14 साल तक जो है बच्चे को जो है आपका प्राइमरी एजुकेशन वगैरह दिया जाता है। इसके बाद में फिर आपको आर्थिक रोजगार के जो है मौके वगैरह दिए जाएं बराबरी से। जब आप बुढ़ापे की तरफ में जाएं तो बूढ़ा होने के केस में सीनियर सिटीजन के तौर पर जो है आपको काफी सारे प्रावधान किए जाएं। अब ये सारी चीजें जब की जाती हैं तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप अपने नागरिकों का ध्यान रख रहे हो उनकी जिंदगी की अलग अलग स्टेजेस वगैरह में। आपकी जो लड़कियां हैं उनकी शादियां छोटी उम्र में करवा दी जाती हैं, उसको रोकने के लिए कानून बनवाए गए। बच्चियों को पढ़ाई लिखाई में प्रोत्साहन दिया जाए उसके लिए कई सारी आपकी जो योजनाएं चलाई गई, साइकिलें बांटी जाती हैं, ड्रेस दी जाती है। बाकायदा कई राज्यों में ऐसे प्रावधान है कि बच्ची होने पर अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसके नाम से एफडी कर दी जाती है, वो पैसा जो है उसमें सरकार डालती जाती है और 18 की होने के बाद में उसको पैसा दिया जाता है। कई सारी चीजें की जा रही हैं, क्यों? क्योंकि आपके नागरिकों का ध्यान रखा जा सके, सामाजिक तौर पर जो कुरीतियां हैं उनसे निकला जा सके और आपका जो देश है वो आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली हमारे देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाती हैं। आपका हर नागरिक जो है वो राज्य की जिम्मेदारी है, कोई भूखा नहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, कोई आपका एवं जो है लावारिस नहीं छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा तो भारत का संविधान आपके साथ खड़ा हुआ है, भारत की सरकार आपके साथ में, भारत का संविधान आपके साथ में खड़ा हुआ और भारत की सरकार जो है आपकी मदद करेगी। ये सारी चीजें क्यों करेगी? क्योंकि ये प्रावधान डाले गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में और इसके तहत सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वेलफेयर स्टेट बनाए और सारे नागरिकों का ध्यान रखे। तो ये सारी चीजें जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत में किया जाता है। हालांकि अब यहां पर एक देखने वाली बात है, एक पेंच है कि फंडामेंटल राइट्स के केस में तो वो जस्टिकेबल थे, यानी कि अगर वायलेशन हुआ फंडामेंटल राइट का तो लड़का जो है आपका केस चला, आपका कोर्ट चला जाएगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके जो है उसको राहत वो ले सकता है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में। या फिर यूं बोलूं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिकेबल है नेचर में, मगर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो आपका नॉन जस्टिकेबल है। मतलब यह कि अगर कहीं पर सरकार के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत में कुछ जिम्मेदारी डाली गई है मगर वो उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं पूरा कर पा रही या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के किसी प्रावधान को लागू नहीं कर पा रही, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कोर्ट जाके वहां पे मुकदमा ठोक दो सरकार के ऊपर और सरकार के ऊपर को जो है फिर कोर्ट आदेश दे कि आप ये करो। एक एग्जांपल देता हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपका एक प्रावधान डाला गया है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है इस देश में, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक लागू नहीं हुआ। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार के ऊपर संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत ये जिम्मेदारी है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है, मगर क्योंकि ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर नहीं आए तो इनको भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश देखिए आपका यूसीसी या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। ऐसा नहीं किया जा सकता, वजह ये नॉन जस्टिकेबल है, यानी कि अगर कहीं पर सरकार कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल की शर्त अभी पूरी नहीं कर पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए आदेश नहीं देगा, ये नॉन जस्टिकेबल है। इसकी वजह यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। अब वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए लगता है पैसा, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए लगते हैं रिसोर्सेस। जब भारत आजाद हुआ था तब एक बहुत गरीब देश था, बहुत बुरी स्थिति में थे हम लोग। अब ऐसी परिस्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि सारे लोगों का जो है आपको सारे लोगों के लिए जो है आपको हर एक जिले में सरकारी अस्पताल खुलवाने, चाहे कैसे भी खुलवाओ, अब पैसा ही नहीं है तो कहां से खुलवा लेगा। मगर जब जैसे जैसे देश ने तरक्की करी, ये प्रावधान डाला गया ना कि आपके लोगों को जो है सस्ता स्वास्थ्य वगैरह और इलाज वगैरह मिल सके, इसकी व्यवस्था करनी है। जैसे जैसे पैसा आया, जैसे जैसे देश ने तरक्की करी, सरकारी अस्पताल खुले, एम्स जैसे बड़े अस्पताल बनवाए गए और थोड़ा आप आगे बढ़े, आपने उनकी जो अस्पताल बनवाए थे उनकी फैसिलिटियां ठीक कराई, आज आपने एक की जगह कई सारे 20-25 एम्स खोल मारे हैं। तो जैसे जैसे आप तरक्की करते चले जा रहे हो वैसे वैसे आप उस तरक्की का जो लाभ है वो लोगों तक पहुंचा रहे हो। अब पहले ही दिन आप बोल देते कि नहीं तुम कहीं से भी लाओ मगर एकदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओ, जबकि देश जो है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इस तरीके के जो आपका जो वेलफेयर स्टेट बनाने की जो आपकी जो एक रास्ता है वो बहुत लंबा रास्ता है, बहुत धीरे धीरे आपको उसके ऊपर चलना है। धीरे धीरे देश की तरक्की के साथ में देश जो है वेलफेयर स्टेट की तरफ में, एक आइडियल वेलफेयर स्टेट की तरफ में जाता चला जाएगा। आज भी अगर हम लोग देखें तो पूरी तरह से एक वेलफेयर स्टेट नहीं है, आज भी कई सारे आपकी इनजस्टिसेस हैं, कई सारी चीजें हैं, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उन चीजों से हम लोग उन चीजों को हम लोग पीछे छोड़ ही रहे हैं ना। वक्त के साथ में विकास होता चला जा रहा है तो वेलफेयर स्टेट की और ज्यादा नई नई चीजें जुड़ती चली जा रही हैं। अब आप बोलोगे नहीं आपको तो आज ही सारी क्रांति मचानी है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इन सारी चीजों को नॉन जस्टिकेबल बनाया गया, इनके वायलेशन पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, इसके बाद में मगर आप, हालांकि ये नॉन जस्टिकेबल है, इसमें आप इनके वायलेशन के चलते सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये बोल के कि ये वाला फलाना फलाना प्रावधान है, सरकार ने लागू ही नहीं किया तो इनको ये करो, सारी चीजें ये नहीं कर सकते। मगर साथ ही साथ आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात और बोली है कि भाई आपका जो
ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, भले ही नॉन जस्टिफिकेबल हैं, मगर फिर भी याद रखना है, हर सरकार को ये बात ध्यान रखनी है कि दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉस। मतलब ये है कि जो भी आपका देश चलाना है, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर चलाना है, और ये आपके राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी वो कानून वानून बनाए, जब भी आपका स्टेट कानून बनाए, तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुसार इनको ध्यान में रखते हुए बनाए, जो बातें इनमें कही गई हैं उनके बेसिस पे बनाए। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरीके से आपकी सरकार के ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन डालता है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर डालता है कि आपको जो भी काम करना है इस आधार पे करना है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, भले कानूनी तौर पर आपको इसके लिए बाध्य किया जा सकता हो या ना किया जा सकता हो, डजंट मैटर, आपकी मगर नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता के नाते आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन जहां तक हो सके करवाना है। और जहां नहीं करवा सकते, चलिए कोई बात नहीं, आप वो क्षमता डेवलप करिए कि आप वो जो आपका ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनको लागू करवा सकें, जिनको आप अभी नहीं करवा पा रहे। एक एग्जांपल देता हूं, भारत के राज्य की जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चा जो है उसको प्रॉपर पोषण दिया जाना चाहिए, प्रॉपर शिक्षा दी जानी चाहिए। जब आजाद हुए थे तब ऐसी स्थिति में नहीं थे कि सबको खिला भी सकें और सबको शिक्षा भी दे सकें, मगर पैसा आया, जैसे जैसे तरक्की करी तो हम लोगों ने सरकारी स्कूल भी खुलवाए, और उसके बाद में हमने ये देखा कि यार बच्चे वगैरह जो हैं, अगर ये ज्यादा आ नहीं पा रहे हैं, गरीब बच्चे, क्योंकि इनके माँ बाप इनको मजदूरी पे ले जाते हैं, काम पे सारी चीजें होती, तो हमने मिड डे मील की स्कीम जो है उसके साथ में जोड़ दी कि आप बच्चा आके बैठेगा, उसके बाद में उसको कुछ आपका ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाएगा, और उसके बाद में 2 4 5 लेक्चर के बाद में आप उसको पीरियड्स के बाद में आप उसको बढ़िया गर्म खाना खिलाओगे वहीं बना के, मिड डे मील की स्कीम के तहत। ऐसा क्यों किया गया? एक तो ये होगा कि वो मिड डे मील की स्कीम के चलते बच्चा स्कूल आएगा, 4-5 लेक्चर बैठेगा, कुछ तो बच्चा सीखेगा ना, तो एक तो आप शिक्षा भी दे रहे हो किसी तरह से, और उसके बाद में उसको अगर एक अच्छी मील मिल गई, एक अच्छा बढ़िया पका हुआ खाना, उसने एक बार भी एक अच्छी मील खा ली, तो एक जगह जहां पे उसको एक अच्छा खाना नहीं मिल रहा है दिन भर में, उसकी जगह अगर एक मील भी उसके शरीर में अच्छी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास ज्यादा बेटर तरीके से होगा। अब स्थिति जो है स्टेट की यही थी कि वो एक वक्त में एक ही मील खिला सकते थे, बाद में उसके साथ में उन्होंने अब एक की जगह जो है कई जगहों पर ज्यादा मील खिलाना शुरू कर दी, कई जगहों पर एक ही मील खिलाई जा रही है, मगर उसमें आपने जो है ज्यादा अच्छे आइटम्स वगैरह देना शुरू कर दिए, ताकि आपका ज्यादा प्रोटीन और बाकी सारी चीजें जो है ज्यादा मात्रा में जाएं। तो जैसे जैसे तरक्की हो रही है, देश जो है वो तरक्की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के चलते अपने लोगों तक भी पहुंचा रहा है। शिक्षा की बात की जाए तो उसमें भी जो है काम हो रहा है। इसी तरह से अगर आपकी ये बात की सारे नागरिकों तक भाई जो है आपको स्वास्थ्य वगैरह के इलाज वगैरह जो है, स्वास्थ्य वगैरह जो है उनका ठीक रहे, इलाज वगैरह ठीक ठाक मिलता रहे, इसकी व्यवस्था करनी है। क्या किया? सरकारी अस्पताल खोले, उनका स्टैंडर्ड ठीक किया, और अब ये जो आपका आयुष्मान भारत की स्कीम है, ये भी इसलिए लाई गई है कि 5 लाख तक का सारा अगर आपका जो इलाज है वो सरकार उसका खर्चा वर्चा उठाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिम्मेदारी डालते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत जो वेलफेयर स्टेट बनाना है, धीरे धीरे बनाया जा रहा है। एक दिन में नहीं हो सकता, इसलिए नॉन जस्टिफिकेबल रखा गया है, मगर नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, और इसके तहत में सरकार को काम करना पड़ता है। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक बात और है कि पब्लिक की जो ओपिनियन है वो आपके काम के ऊपर बनेगी, और काम अगर आप आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुसार करोगे तो जनता को उसका फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको भी मिलेगा इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं ये नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ एक रियल फोर्स के तौर पे भी काम करता है। आपको पता है कि अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुसार काम नहीं करोगे और अच्छा काम नहीं करोगे तो लोग आपको फिर अगले इलेक्शन में हरवा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जो है पब्लिक ओपिनियन जा सकती है। आप इसके अनुसार काम करोगे तो पब्लिक ओपिनियन पॉजिटिव बनेगी, तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। अब एक केस हुआ था 1980 में, सुप्रीम कोर्ट में गया था, मिनर्वा मिल्स केस। उसमें बाकायदा आपका सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि भारत का जो संविधान है, इसकी जो स्थापना है बेसिकली जिस बेस पर या जिस आधार पर हुई है, वो बेस या वो आधार जो है आपका फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के फाइन बैलेंस के ऊपर टिका हुआ है। मतलब भारत का संविधान इफेक्टिवली तभी काम कर सकता है जब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का बैलेंस बना रहे, दोनों जो है उसको ध्यान में रखकर सरकार काम करे। एक के ऊपर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया और दूसरे को भी एक को अगर आपने ध्यान दिया दूसरे को छोड़ दिया, या एक को जो है नेग्लेक्ट कर दिया, सारी चीजें करी, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और फंडामेंट आपके संविधान के अनुसार जो है देश को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक जो बात है मिनर्वा मिल्स केस में भी कही गई है, जहां से फिर ये बात साबित हुई है कि भले ही आपके फंडामेंटल राइट्स जस्टिफिकेबल हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिफिकेबल हैं, उसके बाद भी दोनों जो है इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। दो पहियों की तरह है गाड़ी के, एक के बिना दूसरा जो है नहीं चल सकता, और दोनों के बिना संविधान नहीं चल पाएगा। चलें, और संविधान के अनुसार देश नहीं चल पाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, या नेक्स्ट जो आपका फीचर आता है, नेक्स्ट जो सेलिएंट फीचर है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो अपना सेलिएंट फीचर आता है उसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज की खास बात कह लें या इसके बारे में एक बात जो अपने को ध्यान रखनी है वो ये है कि भारत का जब एक्चुअल ओरिजिनल संविधान लिखा गया था, जो आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पास हुआ और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया,
वो संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल नहीं थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 50 बार ये बात भी पूछी जा चुकी है, अपने को पता होना चाहिए। भारत का ओरिजिनल जो संविधान था जिसमें अमेंडमेंट वगैरह नहीं हुए थे, या जो संविधान सभा का पारित संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज उसका पार्ट नहीं थी, या फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं किया गया था। जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेकर 1977 के बीच में, उस दरमियान जो है उस इमरजेंसी के दरमियान एक संविधान संशोधन किया गया था जिसको बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका बार बार जिक्र आएगा क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे और बात करेंगे। एक इमरजेंसी के वक्त में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसको 42वां संविधान संशोधन या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है। कब किया गया था? ये 1976 में किया गया था, और उस संविधान संशोधन के तहत में ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह जो है इनको जोड़ा गया था। ये फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह जोड़ी गई थी। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह क्या होंगी, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें एक कमेटी ने रिकमेंड करी थी। उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी या स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी जो है, इन लोगों ने बैठ के स्टडी किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दी कि भाई ये सारी चीजें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल होनी चाहिए। उसी के चलते फिर आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया इमरजेंसी के वक्त में, और इसके चलते जो है फिर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करवाया गया। बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसको बोला जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके तहत आपकी जो पहले से फंडामेंटल ड्यूटीज थी उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जो है ऐड किया गया। जब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे क्या क्या था क्या क्या नहीं था, मगर याद रखना है भारत का जो संविधान है ओरिजिनल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है 1976 में 42वां संविधान संशोधन या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। किसके रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। इसमें बेसिकली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इनको ऐड किया गया था आपके संविधान में, और बाद में 2002 में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 86वां या फिर 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2002 में, और इसके तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको ऐड किया गया था। चलें आगे बढ़ते हैं। अब भारत का संविधान जो था, क्योंकि इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं था, पार्ट 3 जो है इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में पार्ट 4 जो है उसमें आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपीस देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आपका जो 5वां पार्ट है उसमें फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी पावर और सारी बातें वगैरह आ जाती हैं। अब कायदे से आपको सीक्वेंस में देखो तो आपके मौलिक अधिकारों की बात हो गई, आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसकी बात हो गई, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को इसके बाद में ही आना चाहिए। मगर तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं, चौथे पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और 5वें पार्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र आ जाएगा। तो अब इनके बीच में इन लोगों ने किया ये कि एक और पार्ट घुसाया जिसका नाम था पार्ट 4A। पार्ट 3 पार्ट 4, उसके बाद में पार्ट 5 नहीं आके उन्होंने बोला कि अब पार्ट 4 है इसके बीच में आएगा, और इसमें जो है फिर एक आर्टिकल ऐड किया गया, और उस आर्टिकल का नाम दिया गया 51A, क्योंकि आपका जो 50वां आर्टिकल था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे खत्म हो गया था, और 51वें आर्टिकल से जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आ रही थी। उसके बीच में आपने पार्ट 4A फंसा दिया और इसमें आपने डाला आर्टिकल 51A, यानी कि 50 के बाद 51वां या 51 आर्टिकल नहीं आएगा, 50 के बाद में आएगा 51A और उसके बाद में आएगा 51। तो 51A जो आर्टिकल है उसमें आपने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली थी 1976 में, और बाद में आपने एक और ऐड करके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कर दी। तो याद रखिएगा इस बात को कि आपका जो संविधान है इसमें एक आपका पार्ट जो है इमरजेंसी के वक्त में ऐड किया गया था जिसका नाम है 4A। यह आपका पार्ट 4 के पहले, ये पार्ट 4 के बाद में आता है और पार्ट 5 के पहले आता है। ठीक है जी। इसमें एक आर्टिकल डाला गया था आर्टिकल 51A, और इस 51A में पहले आपने 1976 में 10 और उसके बाद में 2002 में 1, कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं डाल रखी, 11 जो हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आपने इसमें डाल रखी हैं। और इन फंडामेंटल ड्यूटीज में काफी सारी बातें जो हैं वो आपको बताई गई हैं। कुछ मेजर एक दो बातें हम लोग देख लेते हैं, जब फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की जैसे एक आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, आपकी कुछ जो मेजर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें आपको रिस्पेक्ट करने के लिए बोला गया है। किसकी? भारत के संविधान की रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना है, भारत की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो बना के रखने की बात की गई है। आपका जो कॉमन ब्रदरहुड है कि भारत के सारे लोग जो है आपस में भाईचारा रखें,
आपसी भेदभाव और आपसी जो है आपका कोई भेदभाव ना हो, आपस में सबके बीच में जो है एकदम सद्भाव की स्थिति बनी रहे, कोई वैमनस्य ना हो, इस चीज का प्रमोशन वगैरह के लिए बोला गया है। और भारत का जो रिच हेरिटेज है, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, इसको प्रिजर्व करने के लिए बोला गया है। सारी चीजें जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, ये सारी चीजें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में आती हैं। तो भारत का जो संविधान है वो आपसे ये सारी चीजें वगैरह भारत के संविधान के प्रति और बाकी सारी चीजों के प्रति एक नागरिक के तौर पर आपकी सारी ड्यूटीज होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात जो है आपको ध्यान रखनी है, या फिर उसके पहले चलें एक बात और करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, अब सवाल ये उठता है इनको डाला क्यों गया। इसकी वजह यह है कि जब आपका संविधान लागू हुआ और उसके बाद से 1976 आते आते आपके जो शासक करने वाले लोग थे, आपके जो हुक्मरान थे, जो आपका जो प्रधानमंत्री हो गए, प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, आपका जो पूरा एक सरकारी मशीनरी तंत्र है जो रूल करता है, जो आपका गवर्नेंस वगैरह देखता था, आपके जो हुक्मरान लोग थे, इन लोगों को एक बात समझ में आई कि आपने राइट्स इंजॉय करने के साथ साथ लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी अपनी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, और आप सिर्फ जो है देश से एक्सपेक्ट ही ना करें कि आपके लिए सिर्फ अच्छा किया जाए। देश के प्रति आपके कुछ कर्तव्य होते हैं, आप उन कर्तव्यों का भी पालन करें, आप उन कर्तव्यों को भी निभाएं। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज इसलिए डाली गई कि ताकि आपके नागरिकों को रिमाइंडर रहे कि अपने अधिकार एंजॉय करिए, नो डाउट अबाउट दैट, मगर साथ ही साथ कॉन्शियस रहिए इस बात के प्रति कि आपकी देश के प्रति, समाज के प्रति, संविधान के प्रति आपकी कुछ, आपके जो साथ के फेलो सिटीजन्स हैं उनके प्रति कुछ ड्यूटीज भी हैं, और इन ड्यूटीज वगैरह का भी जो है आपको पालन करना है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह से आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिफिएबल है, उसी तरीके से आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी आपका नॉन जस्टिफिएबल है। मतलब ये कि अगर कहीं पर आपको इनका कुछ वायलेशन होता हुआ दिखता है तो उस केस में फिर आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते ये बोल के कि फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन हो रहा है और ये वायलेशन नहीं होना चाहिए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है फिर कोई दिशा निर्देश दे सरकार को और उनको मजबूर करके आदेश देकर काम करवाए, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह से आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो नॉन जस्टिफिएबल हैं, उसी तरीके से आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी नॉन जस्टिफिएबल है नेचर में। इनको लेकर आप इनके वायलेशन के केसेस में के बेसिस पर या केसेस में, या फिर इनको इंप्लीमेंट कराने के लिए लीगली, आपका कानूनी तौर पर इंप्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह है। चलें आगे बढ़ते हैं। So with this we come to end of today's session। आज का जो हमारा सेशन था, इसमें जो ये डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स के बारे में, इसमें हम लोगों ने 6th लेके आपके 10th तक जो सेलिएंट फीचर्स वगैरह इनको देखकर खत्म किया है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें भी हम लोग इसी चीज़ के कंटिन्यूशन को कंटिन्यू रखेंगे, इसी डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और इसमें जो सेलिएंट फीचर्स वगैरह को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके बचे हुए सेलिएंट फीचर्स वगैरह हैं उनको हम लोग देखेंगे। मगर वो सारी की सारी बातें नेक्स्ट आपका जो सेशन होगा उसमें होगी। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। जैसा कि मैंने आपको सेशन की शुरुआत में ही बताया था, आपको यहाँ पर सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। आपको इसके लिए किसी भी तरीके का कोई पेमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे एग्जामिनेशन का एकदम कंटेंट जो है स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पर अरेंज करके रखा हुआ है। तो जैसे अगर आप RRB PO के लिए पढ़ रहे हैं, आप उस पर क्लिक करें तो उसका कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। IBPS के PO के लिए पढ़ रहे हैं, उस पर क्लिक करें, उसका कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। किसी और के लिए पढ़ रहे हैं, RBI असिस्टेंट या RBI ग्रेड B के लिए पढ़ रहे हैं, उस पर क्लिक करें, उसका कंटेंट आपके सामने आ जाएगा, और इसको आप फिर एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से, गाइडेड तरीके से और कर सकते हैं, और ज़्यादा कंफर्टेबली जो है आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट उसकी प्रिपरेशन को लेकर हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अलावा दूसरा भी आपका क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। चाहे CBSE का किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का कंटेंट हो, हिंदी मीडियम का कंटेंट हो, CUET का कंटेंट हो, या किसी और आपके एग्जामिनेशन का कंटेंट हो, IIT JEE हो गया, नीट हो गया, UPSC हो गया, या फिर इस तरीके के दूसरे जो एग्जामिनेशन होते हैं इनका कंटेंट हो, सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, एक्सेस करने के लिए मिलता है, और आप इसको यहाँ से एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी कंटेंट है देखना चाहते हैं आप यहाँ पर आके देखें, इसका फायदा उठाएं, जितना हो सके इससे सीखें, जितना हो सके उतना बेनिफिट लें, मेहनत करते चले जाएं, सफलता के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।